आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा आरजेडी विधायक की भी है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल रन हुआ। इस दौरान कमर्शियल इंडिगो की फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। इस लैंडिंग के बाद विमान को वाटर कैनन से सलामी दी गई। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा सांसद महेश शर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर में बना है। इस एयरपोर्ट को बनाने वाले हजारों मजदूर भी इस ऐतिहासिक लैंडिंग के गवाह बने। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल अप्रैल 2025 से यहाँ से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। बिहार में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का भावुक होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर मौजूदा विधायक मुकेश रोशन रोते नजर आए। तेज प्रताप यादव साल 2015 में महुआ सीट से विधायक थे, लेकिन 2020 में वो हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक बने, जबकि इसी साल 2020 में मुकेश रोशन आरजेडी के टिकट पर महुआ सीट से विधायक चुने गए थे और अगले साल 2025 में भी पार्टी से चुनाव टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। लगता बुलाई तो जाएंगे महुआ, जाना क्या है, पुराना क्षेत्र मेरा रहा है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी के दौरान एक अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल वहां एक दुकान में घुसते समय चोर का पैर लगने से भगवान की फोटो नीचे गिर गई। इसके बाद चोर ने फोटो उठाकर माथे से लगाई और माफी मांगी। फिर ये तस्वीर पूरी श्रद्धा के साथ वापस टेबल पर रख दी। इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि इलाके में इसी तरह 10 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जबकि बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। बिहार के मुंगेर में भी चोरी के दौरान अलग मामला देखने को मिला। दरअसल यहाँ के बड़ी काली मंदिर में चोर ने चोरी से पहले मंदिर में हाथ जोड़े, फिर वो मां काली की प्रतिमा के श्रृंगार के आभूषण को लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में 4 साल का एक बच्चा बाल बाल बच गया। दरअसल जब वो घर के बाहर खेल रहा था तो 8 फीट गहरे नाले में गिर गया। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत नाले से बाहर निकाल लिया। इसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़ी। दिल्ली में एक बार फिर करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसे जांच के बाद अफवाह बताया गया। सुबह सुबह मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस के मुताबिक धमकी से जुड़े मेल में $30,000 की मांग की गई थी। धमकी मिलने के बाद स्कूल पहुंच रहे बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। हालांकि दिल्ली के स्कूलों में बम होने की धमकी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की अफवाह और धमकी सामने आती रही। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बदहवास भागते माँ बाप, डर और खौफ में पेरेंट्स। आखिर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है? राजधानी दिल्ली में आज बस स्टॉप पर पेरेंट्स रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़कर उन्हें बाय बोलकर घर लौट आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में स्कूल उनके बच्चे को जल्दी से वापस ले जाने के लिए कह देगा। जस्ट हमें स्कूल से रिसीव हुई है कॉल कि अपने बच्चों को वापस लेके जाओ कि स्कूल में इनको तो थ्रेट मिला होगा कि बम से उड़ा देंगे, तो इसलिए हम अपने बच्चों को घर वापस लेके जा रहे हैं। तो किसकी तरफ से कॉल किया गया था आपको? हमें स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। दरअसल दिल्ली के 40 स्कूल्स में सुबह सुबह बम की धमकी मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल हैं। इसलिए स्कूल्स ने बगैर कोई देर किए बच्चों को वापस भेजने का फैसला लिया। सभी माँ बाप भागते भागते स्कूल आए।
और अपने बच्चों का हाथ पकड़े भागते हुए ही स्कूल से निकल गए। हालांकि बाद में राजधानी के 2 बड़े स्कूल समेत 40 स्कूल्स में आई बम की धमकी अफवाह करार दी गई, क्योंकि स्कूलों में गहरी छानबीन और जांच पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फर्जी मेल करार दिया। इस वक्त मैं डीपीएस के आरके पुरम स्कूल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से ज्यादा जो स्कूल हैं उनको धमकी भरा ये ईमेल मिला हुआ है। डीपीएस आरके पुरम में दिल्ली पुलिस की टीम ने जांच की, कुछ नहीं मिला। उसके अलावा डीपीएस वसंत कुंज और जीडी गोयनका पश्चिम बिहार समेत 40 स्कूलों में धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। 8 दिसंबर को यह धमकी भरा मेल स्कूलों को भेजा गया और जो धमकी भरा मेल है उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि स्कूल की बिल्डिंगों में बम प्लांट कर दिया गया है, अगर बचना है तो $40,000 वो दिए जाएं। तो ये बकायदा मेल में मजमून लिखा हुआ है। उसके बाद जो तमाम स्कूल है वो उन्होंने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी, पूरी जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। स्कूल में सुबह जब बच्चे बस से आए तब उनको गार्ड ने और स्कूल प्रशासन ने बकायदा ये जानकारी दी कि स्कूल में इमरजेंसी है, इसलिए स्कूल को बंद किया जाता है। जितने भी स्कूलों में बम का धमकी भरा मेल आया है उन तमाम स्कूलों को सुबह बंद कर दिया गया। बच्चे वापस अपने घर चले गए। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके पहले भी जो स्कूल है स्कूलों में इस तरह से धमकी भरे मेल आते रहे हैं, जांच पड़ताल की गई, पैनिक क्रिएट हुआ, लेकिन अभी तक कुछ उसका पता नहीं लग पाया। दिल्ली पुलिस की कई टीमें, एक्सपर्ट की मदद ली गई, लेकिन जांच पड़ताल में ये कौन धमकी भरा मेल भेजा इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। 8 दिसंबर को जो धमकी भरा मेल भेजा गया है तकरीबन 40 से ज्यादा स्कूलों को भेजा गया है, जिसमें डीपीएस आरके पुरम, डीपीएस वसंत कुंज, जीडी गोयनका पश्चिम बिहार ये शामिल है। तमाम स्कूलों की चेकिंग की गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। पेरेंट्स के चेहरे पर डर और खौफ साफ देखा जा सकता था। इस मेल के बाद दिल्ली पुलिस के भी हाथ पांव खुल गए। आनन फानन में स्कूल्स में पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीमें भेजी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध हासिल नहीं हुआ। हालांकि अभी तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये मेल कहां से और किसने भेजी। सुबह कुछ स्कूल्स को ये ईमेल मिली कि स्कूल्स में बम का थ्रेट है। तुरंत पुलिस की टीम सभी स्कूल प्रीमाइसेस पे पहुंची और हमने स्कूल की प्रीमाइसेस का और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर किया। पुलिस की टीम्स जांच कर रही हैं। हम लोग आपको और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस बच्चों की और स्कूल्स की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है और हम शीघ्र ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस ईमेल के सोर्स तक पहुंचकर उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अभी तो जो लोकल पुलिस है वो जांच कर रही है, बाकी तमाम विंग्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। पूरी पुलिस के लिए चुनौती भरा काम है और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जैसे ही इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ईमेल भेजने वाले ने बम विस्फोट न करने के बदले $30,000 की मांग की थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मई 2024 में भी 150 से ज्यादा स्कूल्स में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। पुलिस की जांच के दौरान सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस घटना के बाद स्कूल्स में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। बता दें कि स्कूलों में बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। डीपीएस आरके पुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और पुलिस की जांच में सामने आया कि इस तरह से कुल 40 स्कूल्स में ये धमकी भेजी गई है। फिलहाल किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जो ईमेल भेजा है उसमें धमकी दी गई है कि स्कूल की बिल्डिंग में बम प्लांट किया गया है, काफी नुकसान होगा, अगर बचना है तो $30,000 वो दिया जाए। तो $30,000 की डिमांड की गई है। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो स्कूल जिसमें धमकी भरा मेल आया था उसकी जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध बरामद अब तक नहीं हुआ है। ये भी बता दूं, इसके पहले कुछ महीनों पहले दिल्ली के तमाम स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा गया था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी, साइबर
एक्सपर्ट की मदद ली गई, गृह मंत्रालय के जो साइबर विंग है उसकी मदद ली गई, लेकिन वो मेल किसने भेजा था ये अभी तक ट्रैक नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। और आज 40 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरा मेल, संदिग्ध चीज तो नहीं मिली है। देखिए आप आरके पुरम के बाहर खड़ा हूँ, एक एक बिल्डिंग की चप्पे चप्पे की बकायदा तलाशी ली गई, कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन पैनिक जरूर हुआ और सफर बच्चों को करना पड़ रहा है। इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। हालांकि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा था। इस धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी भी किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकी है। 11:30 बजे रात को मेल आ गया था, तो पहले मैसेजिंग क्यों नहीं की गई? सुबह के वक्त ये मैसेजिंग तमाम स्कूलों में की गई। डीपीएस वसंत कुंज की बात की जाए तो 6 बजे के लगभग जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में ये मैसेज डाला गया। उसके बाद बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। डीपीएस आरके पुरम की बात की जाए, कैम्ब्रिज स्कूल है साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, उसकी बात की जाए तो तमाम जगहों पर बच्चे स्कूल में पहुंच गए थे। लेकिन जब बच्चे यहाँ पर पहुंचे तो इस तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो मिली, गार्ड जो है वो यहाँ पर खड़े मिले और प्रशासन ने बताया चूंकि इमरजेंसी है इस वजह से स्कूल बंद किया गया। तो बच्चे घर वापस लौट गए। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की गई, लेकिन अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। एक तरीके से माना जाए तो ये हॉक्स कॉल ही है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए आईपी एड्रेस और दूसरे तकनीकी पहलुओं की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं धमकी के कारण ज्यादातर स्कूल्स को एहतियातन बंद कर दिया गया। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और गुनहगार अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने की बीमा सखी योजना की शुरुआत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को मौजूदा या अगले संसद सत्र में पेश किया जा सकता है। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब जल्द ही इसे विस्तार से चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। खबर है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। कहा जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इनमें कांग्रेस के अलावा टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल हैं। कुछ सांसदों ने सभापति पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस सरकार के सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के पास सदन में पूरे नंबर नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की सीटें बदल दी गईं। अब सिसोदिया पटपरगंज के बजाय जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो राखी बिरलान मंगोलपुरी की जगह मादीपुर से चुनावी मैदान में होंगी। पार्टी की ताजा सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम हैं। इस बार पटपरगंज सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने 14 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इनमें 2 विधायकों के बेटों को टिकट दी गई है और 3 की सीट बदल दी गई है। तीमारपुर से विधायक दिलीप पांडे को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। किसान आंदोलन से हो रहे हाईवे जाम के खिलाफ दाखिल नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। यह आंदोलन हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू और खनौरी जैसे बॉर्डर पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला उसके संज्ञान में है। पहले से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। उधर इस बीच कुछ किसानों ने 2 दिनों में अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंबा समेत दूसरे इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई, जिससे सड़कें और मकान बर्फ से भर गए। शिमला में 2.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई तो लाहौल स्पीति में 6.3 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई। बर्फबारी होने से तापमान में 3 डिग्री तक कमी दर्ज की गई। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी काफी बर्फबारी हुई। केदारपुरी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। उधर मसूरी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में हो रही इस बर्फबारी का असर दिल्ली तक महसूस हो रहा है, जहाँ तापमान में अब ठंडक का असर है।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस बैठक में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले को लेकर भी चर्चा हुई। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी का एक वीडियो बनाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो संसद परिसर के अंदर अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। वहीं बीजेपी ने भारत विरोधी सोच रखने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी के संबंध होने का आरोप लगाया। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सोरोस और कांग्रेस के कथित संबंधों पर जमकर हंगामा हुआ। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ भी सोरोस के लिंक होने का आरोप लगाया था। और वो खुद गद्दारी करते हैं। हर बार कहते हो कि मैं मंसर को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूँ। आपका ध्यान सदन नहीं चलाना चाहते आप। शीतकाल में दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन संसद में सियासी पारा गर्मा रहा है। और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम मान्य सदस्य सदन के भीतर सोरोस पर शोर है। इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंसर को फेवर तो बाहर राहुल गांधी ने अडानी विवाद में मुखौटा पॉलिटिक्स के साथ सरकार पर निशाना साधा। आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने रिपोर्टर बनकर सरकार पर व्यंग्यात्मक अंदाज में हमला बोला। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। आज संसद के दोनों सदनों में जॉर्ज सोरोस पर जमकर हंगामा हुआ। डीजीपी ने जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लिंक का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी जिस संगठन FDL-AP यानी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक के सह अध्यक्ष हैं, उसके रिश्ते जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर सोरोस से लिंक रखने के आरोप लगाया था और कांग्रेस लगातार बीजेपी से माफी की मांग कर रही है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया। हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सोरोस के बहाने निशाना साधा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। बोला है तो इसका बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि हर संसद सत्र से पहले कांग्रेस किसी न किसी विदेशी रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचता है। वो इसलिए चर्चा नहीं चाहते क्योंकि सोरोस और कांग्रेस के बीच में कौन सा रस पक रहा है ये किसी दूसरे को पता न लगने पाए।
शायद उनको ये डर लगता होगा कि इन सारी चीजों में इतना राज छुपा है कि बैठा हूं दिल में इतना राज छुपाए, जरा से होठ हिलें तो दिल डगमगाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात उभर कर सामने आए और उनके बीच की धरती हिलने लगे। आज सुबह से ये लग रहा था कि अडानी जी का संदेश आ गया, हाउस नहीं चलने देना है, जिससे अडानी और इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। दोनों जो मिलकर देश को लूट रहे हैं वो न होने पाए। तो 0 आवर डिस्टर्ब किया सत्ता पक्ष ने। मैं अपने साक्ष्य में राज्यसभा की प्रोसीडिंग रखता हूं, जिसमें एक तरफा डिस्टर्बेंस किया गया। क्वेश्चन आवर का ट्रेडिशन रहा है कि उसमें कोई सवाल नहीं उठता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन आज जानबूझकर प्रश्नकाल भी डिस्टर्ब किया गया। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस इस समय देश की सियासत में विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी सहित गांधी परिवार पर हमला बोलने के लिए सोरोस के नाम का सहारा लिया है। बता दें कि साल 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक भाषण के दौरान जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने सरकार पर अधिनायकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। सोरोस ने सीएए और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना की थी और मोदी सरकार पर विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का भी आरोप लगाया था। इससे पहले भी बीजेपी राहुल गांधी पर विदेश में भारत और मोदी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में सवाल है कि संसद सत्र से पहले किसी न किसी विदेशी रिपोर्ट का सामने आना संयोग है या फिर प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 201 अंक लुढ़क कर 81,508 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 59 अंक फिसला, ये गिरकर 24,619 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रही। दिल्ली में सोना फिर फिसला। इसकी कीमतों में 190 रुपए की गिरावट आई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 78,960 रुपए हो गई। वहीं चांदी 350 रुपए महंगी हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 93,850 रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 74 पैसे हो गई। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। वो अब शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें साल 2022 में डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सचिव बनाया गया था। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। कल यानी 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कार कंपनी एमजी सेलेक्ट ने अपनी अपकमिंग कार एमजी साइबरस्टर की झलक दिखाई। इसके टीजर में इलेक्ट्रिक सीजर डोर इंटीरियर कंसोल को दिखाया गया। इसके खुलने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़िया अपने पंख खोल रही है। वहीं इसके दरवाजे सिंगल टच बटन से 5 सेकंड में तेजी से खुलने के साथ ही बंद भी होते हैं। इसमें एंटी पिंच बाउंस बैक फीचर भी दिया गया है, जिससे दरवाजा बंद होते समय लोगों को किसी तरह की चोट न आए। कंपनी अपनी इस नई कार को अगले साल जनवरी में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करेगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी इंसान और स्मार्टफोन के बीच गहरे रिश्ते की। इसे समझने के लिए चीन में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता कराई गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतियोगिता 29 नवंबर को चीन के एक शॉपिंग सेंटर में करवाई गई। इस प्रतियोगिता में एक चीनी महिला ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश इनाम जीता। दरअसल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों को 8 घंटे तक बिना मोबाइल फोन के रहना था। शर्त यह थी कि बिना मोबाइल फोन के रहते हुए उन्हें सोना नहीं था और किसी तरह की बेचैनी नहीं दिखानी थी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 100 प्रतियोगियों में से 10 को चुना गया और उनके मोबाइल फोन ले लिए गए। इसके साथ ही इन लोगों को iPad या फिर लैपटॉप जैसी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी थी।
हालांकि इन सभी प्रतियोगियों को किसी इमरजेंसी में अपने परिवार वालों से बात करने के लिए पुराने स्टाइल वाले फोन दिए गए थे, जिनसे सिर्फ बात हो सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतियोगियों को 8 घंटे के दौरान सिर्फ बाथरूम ब्रेक दिया गया, जिसका समय भी तय था। इन सभी प्रतियोगियों को बिस्तर दिए गए थे, लेकिन वे इस पर गहरी नींद से सो नहीं सकते थे और ना ही बेचैन नजर आ सकते थे। इसका पता लगाने के लिए इन सभी प्रतियोगियों की कलाइयों पर एक स्मार्ट रिस्ट बैंड पहनाया गया। प्रतियोगिता के दौरान सभी को किताबें पढ़ने की इजाजत थी और आंखें बंद कर आराम भी कर सकते थे। इस प्रतियोगिता में डोंग नाम की महिला विजयी रही। उनका स्कोर 100 में से 88.99 रहा। आयोजक ने बताया कि विजयी महिला ने सबसे ज्यादा समय बिस्तर पर बिना सोए बिताया और उसकी बेचैनी का लेवल सबसे कम रहा। CNN रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर लोग बोरियत की वजह से फोन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने लगते हैं। इस दौरान अगर उन्हें कोई वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो स्वाइप कर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। रिसर्च में पाया गया कि लोगों का ये बर्ताव बोरियत को और बढ़ाता है और उनके इस तरह समय बिताने को अर्थहीन भी बनाता है। जाहिर है, हम इंसानों को स्मार्टफोन की लत इस कदर लग चुकी है कि इसके बिना कुछ घंटे क्या कुछ पल रहना ही बेचैन कर देता है। चीन में इसी मुद्दे पर ध्यान खींचने वाली प्रतियोगिता को लेकर हमने जयपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। आई थिंक मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं भी सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करती हूँ। तो आई ट्राई कि जितना हो सके, जितना टाइम मैं दूर रह सकती फोन से मैं रहूँ, बट नहीं हो पाता है हर बार। कोविड के बाद में ऑनलाइन क्लासेस बहुत चलने लग गई है। अब नॉर्मली देखा जाए तो सब ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जाने में टाइम लगता है। फोन में देख लेंगे, साइड में लैपटॉप में वो चला लेते क्लासेस एंड वो तो वो इफेक्टिव भी रहता है कि जाने आने का टाइम बचता है। बट आजकल बुक्स का बहुत कम हो गया है, बट बुक से ज्यादा नॉलेज आएगी। खुद से आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो ज्यादा होगा। मोबाइल का एक तो इतना यूज बढ़ गया है कि जिससे फर्क बहुत पड़ता है। मैं खुद पहले मोबाइल बहुत कम चलाता था, अब प्रेजेंट टाइम में मेरी टाइमिंग इतनी है कि 8 से 10 घंटा मेरा टाइम जा रहा है मोबाइल पे। टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा समय बिताने से दोनों फायदे भी हैं और नुकसान भी इसके। फायदे तो ये हैं कि अगर अपन इससे कोई जॉब स्टार्ट करें या फिर कोई अपने काम वर्क के लिए करें या पढ़ाई के लिए जो भी करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आजकल के बच्चे यूथ ये कर रहे हैं कि इसे पढ़ाई में कम यूज कर रहा है, अपने काम के लिए कम यूज कर रहा है, लेकिन गलत काम के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। मूवी देखना या फिर और कुछ सोशल वर्क चलाना, रील्स देखना, ये देख रहा है, जिससे क्या है कि उसकी मेंटेलिटी वैसी हो जाती है जैसे रील में देखते हैं। आजकल यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बहुत ज्यादा चलन के अंदर है। हाँ, इनकी वजह से लोग अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते भी है, क्योंकि कुछ लोग जिम जाते हैं और वो मोटिवेट होते हैं कि फोटो अपलोड करने से और यूट्यूब वीडियोस बनाने से। और इन चीजों का नुकसान भी है। जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, जो बाहर निकलना अच्छा नहीं समझते, जिनको सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मजा आता है, वो इन चीजों से नुकसान भी लेकर आ रहे हैं बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर। व्हाट्सएप पर जल्द नया फीचर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बैंक खातों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। दरअसल कुछ आर्टिकल्स में ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि एक से ज्यादा बैंक में खाता रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन सरकार ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। साथ ही लोगों को ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई। व्हाट्सएप पर जल्द एक नया फीचर लॉन्च किया जाएगा। इस फीचर का नाम मैसेज रिमाइंडर्स होगा, जिसकी मदद से आपको उन संदेशों के बारे में पता चल सकेगा जिन्हें आप पढ़ना भूल गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई संदेशों की भीड़ में कुछ जरूरी संदेश छूट जाते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में टिकटॉक की मुश्किलें बढ़ना तय है। दरअसल शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर वहां जल्द बैन लग सकता है। टिकटॉक की मूल कंपनी चीन की बाइटडांस है। ऐसे में फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक को साफ कहा है कि वो बाइटडांस से अपना नाता तोड़ ले। साथ ही अदालत ने बाइटडांस की याचिका भी खारिज कर दी और साफ किया कि अमेरिका का कोई भी कानून किसी भी तरह की फ्री स्पीच को नहीं रोकता है। आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज यहां आपको मिलवाएंगे मुंबई के एक ऐसे छात्र से जो कि खुद 5वीं में पढ़ता है, साथ ही साथ गरीब बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन ट्यूशन भी दे रहा है। उनके माता पिता भी उसकी इस शिक्षा सेवा से बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। ये है प्रणीत। महज 10 साल के हैं, लेकिन काम कुछ ऐसा किया है कि बड़े बड़े हैरान हैं।
आज हम इंग्लिश ग्रामर में करेंगे नाउन्स। दरअसल जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई के लिए माता पिता से डांट खानी पड़ती है, उस उम्र में वो हजारों बच्चों के टीचर बन गए हैं। मतलब ये उन बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर जिनके माता पिता ट्यूशन का खर्च नहीं उठा पाते। टेबल्स क्या होते हैं? टेबल्स आर रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। वो बच्चे सरकारी स्कूलों से है, गवर्नमेंट स्कूल से है एंड उनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैंने अभी 2000 बच्चों तक पढ़ाया है और आज हमने 200 नए बच्चों को लिया पढ़ाओ इंडिया में, तो अब ये 2200 चला जाएगा। मैं जो पढ़ाता हूँ उसके अंदर छठी के बच्चे आते हैं और 1-2 बच्चे 7वीं के भी है। और मैं MBA कॉलेजेस में और दूसरी कॉलेजेस में भी जाके स्पीच दे चुका हूँ, जैसे IIT, IIM, वहाँ पे स्पीच दे चुका हूँ। शुरुआत कोरोना काल से हुई थी, जब इन्होंने अपने माता पिता को खाने पीने के सामान से लोगों की मदद करते देखा तो इनके मन में भी समाज सेवा का भाव जागा। इनके पास देने के लिए शिक्षा ही थी, सो वही बांटने लगे। आज हम करने वाले हैं एशियन कंट्री। माता पिता ने भी मदद की, फिर तो लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बहुत सारे कोविड में मैं घर पे रहता था रोज और मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी, तो मैंने मेरे मम्मा पापा को देखा, वो दूसरों की मदद करते थे, उनको कुछ खाना देकर बाहर जाते थे और कुछ तो डब्बे में खाना देके उनकी मदद करते थे। तो मैंने सोचा मुझे भी कोई मदद करनी है और मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उन्हें पढ़ा सकता हूँ मैं। और ये आइडिया मैंने मम्मा पापा को बताया और उन्होंने मुझे हेल्प किया और अब इसे हम पढ़ाओ इंडिया बोलते हैं। पढ़ाओ इंडिया के मुझे लगता है चीफ आप ही हैं, आपके नेतृत्व में चल रहा है, राइट? हाँ। प्रणित ने माता पिता की मदद से पढ़ाओ इंडिया नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें इनके जैसे समाज सेवा की चाह रखने वाले कई लोग और छात्र जुड़े। आर्थिक रूप से मदद की जरूरत पड़ी तब भी माता पिता ने आगे आकर हौसला बढ़ाया। उन्हें इस बात का सुकून है कि प्रणित अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज को भी कुछ लौटा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर सीख जाए बच्चे तो अच्छी बात है, और वो खेल कूद के साथ में अगर कुछ समाज को वापस दे सके तो अच्छी बात है। तो कोशिश ये रहती है हमारी, और डेफिनेटली प्रणित टाइम अपना मैनेज अच्छे से कर लेते हैं। खेल कूद का टाइम भी उनको मिल जाता है, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है और पढ़ाने का टाइम भी मिल जाता है। तो हमें भी खुशी है और हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े इस मिशन के अंदर और हमारे साथ जुड़ें और देश को आगे बढ़ाएं, ताकि हम एक सपना साकार कर सकें, एक 100% एजुकेटेड इंडिया का। प्रणित के माता पिता राजस्थान से हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई में ही रह रहे हैं। प्रणित को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वो क्रिकेटर ही बनना चाहता है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है और प्रणित मानते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।